तुमकुंडा गांव में शारदा और अनामिका नाम की धनी सास बहू रहा करती थी। उनके पति प्रसाद और रमेश घर पर ही ऑनलाइन कारोबार किया करते थे। सास बहू के पास एक बड़ा बंगला, कार, 10 एकड़ जमीन और 2 नौकर भी थे। हर दिन की तरह उस दिन भी सास बहू के घर के सामने 2-3 औरतें आई। फिर सास बहू कूलिंग चश्मा पहन के बाहर आती है। तीनों स्त्रियां खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम की। ये देखकर शारदा कहती है, बहू, आज सिर्फ 3 महिला, ऐसा क्यों? मैं जब तक सोकर उठी सारे गांव वाले काम पे चले गए सासू माँ, इसीलिए मुझे ज्यादा लोग नहीं मिले। बस यही 3 मिले। इनमें से एक की मुर्गी मर गई है, दूसरे का बिछावन टूट गया है और आखिरी की बेटी को मैंने पीछे से धक्का मार दिया, इसीलिए वो अभी अस्पताल में है पर जिंदा है। इन्हें पैसे देके वापस भेज दीजिए। ठीक है बहू, अब तुमने कहा है तो मैं इन्हें ना दे के रह सकती हूँ क्या? आने बोलो। ठीक है सासू माँ। फिर तीनों महिलाओं को बुलाया जाता है। वो तीनों महिलाएं शारदा और अनामिका के पास जाती है। मुर्गी मर गई है, लो 1000 रुपए, बिछावन के लिए 2000 और बेटी अस्पताल में है 10,000। ऐसा कहकर शारदा उन्हें पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। वो तीनों महिलाएं पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अमीर सास और बहू दोनों ही अपनी कार लेके मिट्टी के रास्ते से अपने जमीन को देखने जाती है। उसी मिट्टी के रास्ते से बैलगाड़ी में चावल के बोरे लदाकर श्रीनिवास नाम का एक किसान गांव से आ रहा था। वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अनामिका गाड़ी से उतर के कहती है, अरे ओ मजदूर इंसान, मैं और मेरी सासू माँ जमीन देखने जा रहे हैं गाड़ी से, आप अपनी बैलगाड़ी पीछे कर लीजिए। मालकिन, मैं फसल लेके बाजार जा रहा हूँ, ये बैल पीछे नहीं जाएंगे। आप थोड़ा समझिए और गाड़ी को पीछे कर लीजिए। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है दीदी। अनामिका, तुम बैठो, वही पीछे लौटेगा। अनामिका आके बैठ जाती है। सासू माँ शारदा मोटर गाड़ी का एक बार हॉर्न बजाती है। बस बैल डर जाते हैं और गाड़ी की रस्सी तोड़कर भागने लगते हैं। सारे अनाज जमीन पे बिखर जाते हैं। ये देखकर सास बहू हंसने लगती है, पर श्रीनिवास को बड़ा गुस्सा आता है। वो डांटने लगता है और कहता है कि इज्जत पैसों से नहीं बल्कि परिश्रम करके कमाया जाता है। ऐसा चिल्ला के कह देता है। सास बहू को उसकी बातें दिल पे लग जाती है और वो श्रीनिवास को बहुत पीटती है। श्रीनिवास, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, वहाँ तरह तरह की फसल उगाऊंगी। तुम सब जितना उपज करते हो उससे ज्यादा करूंगी, देखो। इस तरह वो चुनौती देती है और वहाँ से कार में सवार होके कुएं के पास आके रुकती है। फिर शारदा कार से नीचे उतर के आती है और बहू कार में टिककर वहीं पे खड़ी हो जाती है। राजा नाम का एक ठेकेदार मजदूर वो आ रहा था। वो उन दोनों को देखता है। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस तरह? हमारे यहाँ 10 एकड़ की खेती को तैयार करो, सारे घास फूस निकालो, ट्रैक्टर की मदद से जोतो। हर एकड़ में हम अलग अलग खेती करेंगे। हमारे फसल इतने उगने चाहिए ताकि जितने भी लोग फसल उगाते हैं उससे दुगना हो। मालकिन, उसके लिए तो पैसे लगेंगे। पैसों को लेकर तुम मत सोचो। ऐसा कहकर वो अपने जमीन को देखने जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सासू माँ और बहू रानी अपने एकड़ों की जमीन पर बहुत खर्च करते हैं टमाटर की खेती के लिए। दूसरे एकड़ में नींबू लगाते हैं और अगले में केले का पेड़। लगभग वो सारे फसलों की खेती कर रहे थे। उन्हें लगा था सभी खेती से उन्हें अच्छे फसल मिलेंगे, पर उन्हें फसल अच्छा नहीं मिला। उनका बहुत नुकसान हो गया। जितने भी पैसे लगाए थे सारे के सारे नुकसान में चले गए। उधर बाप बेटे ऑनलाइन कारोबार में भी जो निवेश किया था वहाँ भी उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। सब कुछ गवा के वो मिट्टी के घर में जाके रहने लगे। इस वजह से सास बहू और प्रसाद और रमेश सब बहुत दुखी थे। सासू माँ, ये क्या हो गया? हमारी कैसी परिस्थिति हो गई? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बहू। अब बस 1 एकड़ जमीन बची है, उसमें खेती करने से भी मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। जब पैसे थे सास बहू के पास तब दान दक्षिणा करके खत्म कर दिए। अब खाने के लाले पड़े हैं। सिर्फ हम ही नहीं,
आपने भी लालच किया और ऐसे जगह निवेश किया कि धोखा ही खा गए। किसी की गलती नहीं, सब किस्मत का खेल है। अब हमें कमाना होगा कैसे भी। तभी किसान श्रीनिवास खाना ले आके देता है। वो सब पेट भर के खाते हैं। उस 1 एकड़ जमीन के लिए वो श्रीनिवास से सलाह लेते हैं और उसमें तरबूज की खेती करते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। फसल काटने का समय आ जाता है। एक दिन सास बहू अपने खेत जाते हैं फसल काटने के लिए। वहाँ तरबूज बड़े बड़े मोटे मोटे थे। ये देखकर वो दोनों बड़े आश्चर्य होते हैं। पहले वो डर जाते हैं, फिर बाद में वो दुखी होते हैं। अब इतने बड़े तरबूज कौन खरीदेगा? इनके साथ अब हम क्या करेंगे, कैसे बेचेंगे? बेचारी सास बहू इस बारे में सोचने लगती है। फिर अचानक से उनके दिमाग में एक तरकीब आती है कि बड़े बड़े तरबूजों में वो नल लगा देंगे और उन्हें गांव में चौराहों पर रख के जगह जगह पर वो तरबूज जूस बेचेंगे। इस विषय पर वो घर पे भी चर्चा करते हैं। सास बहू की इस परिकल्पना को सुनकर बाप और बेटा भी खुश होता है। उसके बाद एक एक इंसान नल लगा के तरबूज लेके एक एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। बस स्टैंड के पास शारदा नल लगा हुआ तरबूज लेके कहती है, आइए बाबू आइए, ताजा ताजा तरबूज का जूस पी कर जाइए, एकदम असली है। आइए बाबू आइए। इस तरह वो बेचने लगी। 4 लोग अलग अलग जगह खड़े होके नल लगा के तरबूज जूस बेचने लगे। इस तरह से चारों कड़ी मेहनत करके तरबूज का जूस बेचते हैं। फिर एक एक पैसा जमा करके वो एक घर खरीदते हैं, एक छोटी गाड़ी लेते हैं, जो जो जरूरत के सामान है वो सब लेते हैं और एक साधारण अच्छी जिंदगी जीते हैं। एक गांव में शारदा नाम की एक चटोरी सासू माँ थी। उसकी बहू का नाम अनामिका और बेटे का नाम रमेश था। शारदा में बचपना भरा हुआ था। वो हमेशा शैतानी करती थी। शारदा की हरकतों की वजह से रमेश और अनामिका को भुगतना पड़ता था। तभी एक दिन अनामिका कहती है, अजी अब मैं ये सब नहीं सह पा रही हूँ। तुम्हारी माँ को संभालना बहुत मुश्किल है। क्या की है वो? तुम तो माँ को जानती हो ना, फिर भी तुम दुखी हो रही हो। हाँ, मैं उनके बारे में जानती हूँ इसीलिए चुप हूँ, पर उनकी शरारतें दिन ब दिन हद पार करती जा रही है। कुछ ही दिन पहले वो सारे बच्चों को ले आने के लिए गई, उनको ले आके हमारे घर में खाना खिलाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ भी मैं अपने मायके से लेकर आई थी, पापड़, अचार, चटनी, चूड़ा, सब कुछ उन बच्चों को वो खिला दी है। अरे बस तुम इतने के लिए परेशान हो रही हो? आप मेरी तकलीफ बिल्कुल नहीं समझेंगे। आप घर पे नहीं रहते इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। रोज मैं घर पे रहती हूँ, इसीलिए मुझे इन सारी चीजों को अकेले सहना पड़ता है। जब रमेश और अनामिका बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ शारदा आ जाती है। आते आते शारदा अपने बेटे की तारीफ करने लगती है। मेरा बेटा हीरो है, हीरो। अगर ये मेरे साथ रहे तो मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूँ। हाँ। क्या हुआ माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे बेटा, तुम हमेशा मुझे जितवाते हो, है कि नहीं? जीतती तो हो, पर ये सब क्यों माँ? अरे वो चिंटू है ना, वो मेरे साथ बेट लगाया है। जो ज्यादा पानी पूरी खाता है वो महान होता है। तो मैं छोड़ने वाली थी क्या? मैंने भी उससे ज्यादा पानी पूरी खाया। पानी पूरी बेचने वाला मेरा खाना देख के बेहोश हो गया। पता है तुम्हें ये बात? वो जिंदा तो है ना? क्या होगा उन्हें, मैं मरने देती क्या? जल्दी से मैं उसे अस्पताल ले गई। बाद में उसने खुद ही पानी पूरी का व्यापार बंद कर दिया। बहुत हो गया सासू माँ, आपकी हरकतें और आपकी उम्र में ये सब करना शोभा देता है क्या? ऐसा करेंगी तो बहुत मुश्किल है, सभी लोग आपको पागल समझने लगेंगे। हाँ माँ, अनामिका ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम उन बच्चों की तरह मत करो। मुझे पसंद नहीं तुम उन बच्चों के साथ खेलते रहो। फिर तुम लोग क्या चाहते हो मैं करूँ? कुछ काम बताओ जो करके मैं तुम लोगों के साथ रह सकूं। अब मैं आपको क्या काम करने को कहूँ? यहाँ घर में आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप ही कुछ काम करने को कहिए। फिर तुम पानी पूरी का व्यापार करो, मैं तुम्हें सहायता करूँगी। बहुत लोग आएंगे हमारे दुकान, मैं उन सभी को बुला के ले आऊंगी। बहुत पैसे कमाएंगे। मैं एक पैसे भी उसमें से नहीं लूंगी, पर हर रात मैं 3 प्लेट पानी पूरी खाऊंगी, ठीक है ना? शारदा की बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है। रमेश खुशी के मारे कूदते कूदते अनामिका के पास आता है। अरे अनामिका, तुम क्या सोच रही हो? इतने दिनों के बाद माँ काम करने जा रही है। ऊपर से माँ ने कहा है कि वो बच्चों को बुला कर ले आएगी यहाँ पानी पूरी खाने के लिए। अभी के अभी पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। आपने तो बिल्कुल सही कहा,
पर वहाँ पे रविंद्र ने भी पानी पूरी का ठेला लगाया व्यापार के लिए। पर हम कैसे ये व्यापार करें बताइए? ओहो, वो रविंद्र कोई परेशानी नहीं है, वो अपना व्यापार करेगा, हम अपना व्यापार करेंगे। ठीक है ना, तुम चिंता मत करो और कल से ही व्यापार शुरू कर दो, समझी? ठीक है, फिर कल से हम व्यापार शुरू कर देते हैं। अगले दिन से अनामिका अपने इलाके में पानी पूरी का व्यापार शुरू कर देती है। पर क्योंकि वहाँ रविंद्र का पानी पूरी का दुकान था, इसीलिए सारे लोग रविंद्र के यहाँ चले जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। इस बात से शारदा को बड़ी जलन होती है। अनामिका भी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके दुकान में कोई नहीं आ रहा था। अनामिका को दुखी देख शारदा उसे समझाने के लिए कहने लगती है, तुम दुखी हो जाओगी तो कैसे चलेगा बेटा, तुम मेरी बेटी हो, सोना बेटा। तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए मुझे तुम्हारे हाथ के पानी पूरी बहुत पसंद है। दुखी मत हो, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ ही, तुम बस डरो नहीं। हाँ सासू माँ, कुछ करते हैं। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका के मन में थोड़ा साहस होता है, इसीलिए वो व्यापार के बारे में, व्यापार की वृद्धि के बारे में, बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो सोचने लगती है। बहुत सोचने के बाद अनामिका रंग बिरंगा पानी पूरी बनाने का सोचती है। फिर वो जल्दी से जाके अपनी सासू माँ को ये बात बताती है। अनामिका की ये तरकीब सुन के शारदा बहुत खुश होती है। फिर देर ना करते हुए अनामिका बड़े बड़े आकार के रंग बिरंगा पानी पूरी बना के उसे बेचना शुरू करती है। अनामिका के बड़े बड़े रंग बिरंगे पानी पूरी देख के उसे खाने के लिए लोग भीड़ लगाने लगते हैं। दिन ब दिन अनामिका का रोजगार बढ़ता ही जाता है। ऐसा देखकर रविंद्र को अनामिका से जलन होने लगती है। देखिए, मैं आपको हर दिन पैसे दूंगा, आप अपना दुकान अभी बंद कर दीजिए। महिला होके कितना कष्ट करेंगे बताइए, इसीलिए आप लोग को देख के दया आ रही है, इसीलिए कहा हर दिन आप लोगों को पैसे दूंगा। क्या कहा? तुम मेरे बहू को पैसे दोगे और इसलिए मेरी बहू व्यापार करना बंद कर देगी? तुम ये सपने में भी मत सोचना। बहुत सही कहा माँ जी आपने, सासू माँ की बातें मेरी ही बातें, जो करना है कर लो, हम अपना व्यापार नहीं बंद करने वाले। ऐसा कहकर अनामिका ने रविंद्र को सबक सिखाया और वहाँ से भेज दिया। बहू की बातें सुन के शारदा भी बहुत खुश हुई। रमेश भी आके अनामिका के पानी पूरी के व्यापार में सहायता किया करता था। देखते ही देखते अनामिका बहुत अच्छा कमाने लगती है। सासू माँ की सहायता की वजह से वो और पैसे कमाने लगती है। अनामिका के रंग बिरंगे पानी पूरी खाने के लिए दूर प्रांत शहर से भी लोग आने लगे अनामिका के पास। इसी के साथ अनामिका का व्यापार ऊपर उठता गया और उसका मुनाफा भी बढ़ता गया। अनामिका को देखकर शारदा और रमेश को बहुत गर्व होता है। शारदा भी बच्चों वाली हरकतें बंद करके पूरी तरह से अनामिका को मदद करने लगती है। इस तरह वो परिवार रंग बिरंगा पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के जीते हैं।